एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, एमपीएससी, आरपीएससी, सोशियोलॉजी से हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। समाजीकरण को समझने के लिए परिस्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया? द थ्योरी ऑफ डिफिनेशन ऑफ द सिचुएशन टू अंडरस्टैंड सोशलाइजेशन। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन 1 है गिलिन और गिलिन, ऑप्शन 2 है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन 3 है W.I. थॉमस, ऑप्शन 4 है H.M. जॉनसन और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। परिस्थिति की परिभाषा का सिद्धांत तो ये दिया है W.I. थॉमस ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इमाइल दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्य की परिभाषा बताती है कि सामाजिक तथ्यों की क्रम से कम 4 विशिष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? ऑप्शन 1 है बाह्यता, ऑप्शन 2 है बाध्यता मूलक शक्ति, ऑप्शन 3 है व्यक्ति अभिव्यक्ति से निर्भरता, ऑप्शन 4 है सामान्यता और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सी परिभाषा इमाइल दुर्खिम के द्वारा नहीं बताई गई है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, डिपेंडेंस फ्रॉम इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन। ये सामाजिक तत्व की विशेषता नहीं है। जबकि बाह्यता ये भी है, बाध्यता मूलक शक्ति ये भी सामाजिक तत्व की विशेषता है और समानता ये भी सामाजिक तत्व की विशेषता है। आत्महत्या को दुर्खिम ने क्या माना था? सामाजिक तथ्य माना था। किसको? आत्महत्या को। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। देन इनकी नेक्स्ट पुस्तक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है सुइसाइड, जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हॉबहाउस की पुस्तक सोशल डेवलपमेंट की मुख्य विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ हॉबहाउस बुक सोशल डेवलपमेंट? ऑप्शन 1 है आर्थिक संस्थाओं का विकास, ऑप्शन 2 है नैतिक प्रगति, ऑप्शन 3 है रीतियों और कानूनों का विकास, ऑप्शन 4 है धर्म और नैतिकता और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए किसकी बात जो हॉबहाउस है उनके द्वारा की गई है। तो ये बात करते हैं नैतिक विकास की, मोरल प्रोग्रेस की। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन 2 है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन 3 है मैक्स वेबर और ऑप्शन 4 है रेमंड एरन और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है समाजशास्त्र के पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, आगस्ट कॉम्ट की। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। इन्हें क्या माना जाता है? प्रत्यक्षवाद का जनक। क्या मानते हैं हम इन्हें? प्रत्यक्षवाद का जनक मानते हैं। जब इन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का सिद्धांत दिया था तब इनकी काफ़ी आलोचना की गई थी। किस परिप्रेक्ष्य में? जबकि इन्होंने प्रत्यक्षवाद साइंटिफिक चीज़ की बात की, फिर उसके बाद इन्होंने मानवता के धर्म की बात कर दी। इसके लिए इनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगस्ट कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद के प्रथम
और प्रमुख उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 है मानव मस्तिष्क को धार्मिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं से मुक्त करना। ऑप्शन 2 है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को वैज्ञानिक स्तर पर लाना। ऑप्शन 3 है सामाजिक विज्ञानों में नियमों के वैज्ञानिक अवलोकन को शुरू करना। ऑप्शन 4 है सामाजिक घटनाओं के लिए अलौकिक सुपरनेचुरल व्याख्याओं को बढ़ावा देना। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, सरल घटनाओं के लिए अलौकिक सुपरनेचुरल व्याख्याओं को बढ़ावा देना प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। और इनकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी। क्या नाम है पुस्तक का? पॉजिटिव फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमाइल दुर्खिम ने आधुनिक विकसित जटिल समाज की विशिष्ट विशेषताओं की विवेचना की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? ऑप्शन 1 है संरचनात्मक विभेदीकरण का जटिल एवं उच्च स्तरीय पक्ष। ऑप्शन 2 है क्षतिपूर्ति कानून। ऑप्शन 3 है सामान्य चेतना। ऑप्शन 4 है सहयोगी अंतर्निर्भरता। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम से संबंधित? तो कॉमन कॉन्शियसनेस, इसकी बात इमाइल के दुर्खिम द्वारा नहीं की गई है। ऑप्शन 3 सामान्य चेतना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगस्ट कॉम्ट के अनुसार विज्ञान के पदानुक्रम में विज्ञानों के क्रम का आधार क्या है? ऑप्शन ए है विज्ञान के विकास की गति। ऑप्शन 2 है आम जनता के बीच प्रत्येक विज्ञान की लोकप्रियता का स्तर। ऑप्शन 3 है वह क्रम जिसमें विभिन्न विषयों में प्रत्यक्षवादी पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन 4 है प्रत्येक विज्ञान की खोज का काल क्रमानुसार क्रम। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्या सही है? हायरार्की ऑफ साइंस के बाद आगस्ट कॉम्ट ने की है, तो उसका जो विभाजन किया है वो किस आधार पर किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, द ऑर्डर इन विच द पॉजिटिव मेथड कम टू बी अडॉप्ट इन डिसिप्लिन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्विकासवादी सिद्धांत दिया है? ऑप्शन 1 है सार्वभौमिक उद्विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन 2 है चक्रीय उद्विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन 3 है बहुरेखीय उद्विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन 4 है द्विरेखीय उद्विकासवादी सिद्धांत। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस तरह के एवोल्यूशन थ्योरी की बात हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा की गई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1, यूनिवर्सल एवोल्यूशनरी थ्योरी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वो किससे प्रभावित थे? ये डार्विन से प्रभावित थे। किससे? डार्विन से। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान समाज के जीवात्मक प्रारूप ऑर्गेनिज्मिक मॉडल से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए है 1 है इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन 2 है हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन 3 है आगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन 4 है मैक्स वेबर। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो जीवात्मक प्रारूप से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, मैक्स वेबर इससे संबंधित नहीं है। जबकि हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम और आगस्ट कॉम्ट ये सभी क्या है? उद्विकासत्मक जीवात्मक प्रारूप से रिलेटेड हैं। जो मैक्स वेबर का ध्यान था उन्होंने सोशल एक्शन पर काम किया ज़्यादा। देन इन्होंने क्या काम किया? ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर के जैविक सादृश्य की अवधारणा के अनुसार जैसे जैसे समाजों का आकार बढ़ता है उन समाजों में क्या होता है? ऑप्शन 1 है उनकी संरचना सरल हो जाती है। ऑप्शन 2 है उनकी जटिलता अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन 3 है उनकी संरचना अधिक विभेदित और जटिल हो जाती है। ऑप्शन 4 है उनका संघर्ष और तनाव बढ़ जाता है। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्या सही है? जब जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता है तब क्या होता है समाज में? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, देयर स्ट्रक्चर बिकम्स मोर डिफ्रेंशिएटेड एंड कॉम्प्लेक्स। उनकी संरचना अधिक विभेदित और जटिल हो जाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी? ऑप्शन 1 है आगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन 2 है रेने डेस्कॉर्ट। ऑप्शन 3 है हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन 4 है रेमंड एरन। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है हर्बर्ट स्पेंसर की। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ये पुस्तक कब आई थी? ये आई थी 1873 में पुस्तक आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान टोटेमिज्म पर अपने कार्य के लिए नहीं जाना जाता है? ऑप्शन 1 है इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन 2 है लेविस एच मॉर्गन। ऑप्शन 3 है A.W. हुइट। और ऑप्शन 4 है फर्डिनेंड टॉनिज। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए टोटेमिज्म का सिद्धांत इनमें से किसने नहीं दिया था? इमाइल दुर्खिम को तो हम लोग जानते हैं, उन्होंने दिया था। बाकी को आप क्या कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, किसने नहीं किया था काम इस पर। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, फर्डिनेंड टॉनिज ने नहीं किया है। इन्होंने जेसल सॉफ्ट और गैमन सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, समुदाय और समिति। समुदाय क्या होता है? ये होता है गैमिन सॉफ्ट। और जो समिति क्या होती है वो थी गैसल सॉफ्ट। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमाइल दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक से सावयवी एकता की ओर संक्रमण का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक मूल। ऑप्शन 2 है तकनीकी प्रगति। ऑप्शन 3 है गतिशील घनत्व। ऑप्शन 4 है आर्थिक असमानता। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, डायनेमिक डेंसिटी, गतिशील घनत्व। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ये बात इन्होंने अपनी किस पुस्तक में की है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की नहीं है? ऑप्शन 1 है स्वैच्छिक सहयोग। ऑप्शन 2 है निजी संगठनों को प्रोत्साहन। ऑप्शन 3 है आर्थिक स्वायत्त का ह्रास। ऑप्शन 4 है राज्य के लाभ हेतु व्यक्तियों का अस्तित्व। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए औद्योगिक समाज की क्या विशेषता इसमें नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 4, राज्य के लाभ हेतु व्यक्तियों का अस्तित्व। ये क्या औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। जबकि किस समाज की विशेषता है? ये है सैन्य समाज की विशेषता, जिसे इंग्लिश में हम लोग मिलिटेंट सोसाइटी बोलते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, इंडिविजुअल एग्जिट फॉर बेनिफिट फॉर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमाइल दुर्खिम ने मोरल एजुकेशन में नैतिकता की मूल प्रकृति का परीक्षण किया है। वे नैतिक तथ्यों की 3 आवश्यक तत्वों की प्रस्तावना
से अपने विचार को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गलत है? ऑप्शन 1 है अनुशासन, ऑप्शन 2 है सामाजिक समूहों से लगाव, ऑप्शन 3 है समर्पण और ऑप्शन 4 है स्वायत्तता और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, ऑटोनॉमी की शामिल नहीं करते, स्वायत्तता। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाओं का समूह तार्किक के बॉर्डर लाइन सीमा रेखा के निकट है? ऑप्शन 1 है परंपरागत क्रिया एवं भावनात्मक क्रिया, ऑप्शन 2 है ज्वैक रेशनल और वर्त रेशनल क्रिया, ऑप्शन 3 है ज्वैक रेशनल क्रिया और परंपरागत क्रिया, ऑप्शन 4 है ज्वैक रेशनल क्रिया और भावनात्मक क्रिया और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए तार्किक के कौन सा अवधारणा सबसे करीब है? तो ये करीब है कौन सी? ऑप्शन 4 ज्वैक रेशनल क्रिया और भावनात्मक क्रिया। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपचरण ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत अंधविश्वास के चरण थियोलॉजिकल स्टेट के साथ जुड़ा नहीं है? ऑप्शन 1 है जादू टोना फेटिविज्म का दौर, ऑप्शन 2 है संरक्षण मूलक रिचुअल्स रिवाज का दौर, ऑप्शन 3 है बहुदेवाय पॉलीथीज्म का दौर, ऑप्शन 4 है एकेश्वरवाद मोनोथीज्म का दौर और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा 3 चरण दिए गए थे, इनमें से थियोलॉजिकल स्टेज ये ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने पीरियड ऑफ फेटिज्म की बात की है और बहुदेववाद पॉलीथीज्म के दौर की भी बात की है, एकेश्वरवाद मोनोथीज्म के दौर की भी बात की है, बट संरक्षण मूलक रिचुअलिज्म रिवाज की दौर इनसे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमानुएल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत किस प्रकार के अध्ययन पर आधारित था? ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत आत्महत्याओं का एकल अध्ययन केस स्टडी, ऑप्शन 2 है आत्महत्याओं का सांख्यिकी विश्लेषण, ऑप्शन 3 है आत्महत्याओं के रुझानों का ऐतिहासिक विश्लेषण, ऑप्शन 4 है आत्महत्याओं रुझानों का अंतर वस्तु विश्लेषण और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए जो सुसाइड की थ्योरी दी थी इमानुएल दुर्खिम ने, वो किससे रिलेट करती है, वो किस तरह की स्टडी थी? तो ये एक प्रकार की क्या थी? तो ये स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ सुसाइड्स था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, आत्महत्या का सांख्यिकी विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार अन्वेषकों और शिक्षकों की अनुभवजन्य तथ्यों और व्यक्तिगत मूल्यांकन के संबंध में क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है उन्हें शोध में मिलाएं, ऑप्शन 2 है उन्हें बिना शर्त अलग रखें, ऑप्शन 3 है दोनों की तुलना करें, ऑप्शन 4 है उन्हें व्यक्तिगत अनुभवों से मिलाएं और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, उन्हें बिना शर्त अलग रखें, कीप देम अनकंडीशनली सेपरेट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि पवित्रता अद्वितीय रूप से अपरिवर्तनीय है? ऑप्शन 1 है इमानुएल दुर्खिम,
ऑप्शन 2 है एडवर्ड बर्नेट टाइलर, ऑप्शन 3 है एरिक फॉर्म, ऑप्शन 4 है मैक्स वेबर और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1, इमाइल दुर्खिम का ये कथन है। ऑप्शन 1 इनका राइट आंसर होगा। इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है उसमें इन्होंने ये कोटेशन दिया है। वो पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये पुस्तक कब आई थी? ये आई थी पुस्तक 1922 में आई थी। मैं भी नहीं 1995 में ये पुस्तक आई थी। कब आई थी? 1995 में। उम्मीद करती आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।